हेलो एवरीवन। हमें ये तो पता है कि स्टॉक मार्केट में हमें शेयर्स बाय करने होते हैं। कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च करती है और इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है कि वो अपना हमारे शेयर्स खरीदे और हमारी कंपनी में पैसा लगाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही कंपनीज अपने शेयर्स वापस मार्केट से बाय कर लेती है, जिसे हम कहते हैं बाय बैक। अब कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं, ये क्या प्रोसेस होता है और इससे क्या इफेक्ट आता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा। सर, हम एक ये टर्म है बाय बैक, जिसमें कंपनीज अपने खुद के शेयर बाय वापस कर लेती हैं, तो ये होता क्या है सर? बाई बैक एक टर्म है जो कि कॉरपोरेट एक्शन के अंतर्गत आती है। कंपनीज बेसिकली जब उनके पास में रिजर्व सरप्लस होते हैं तो वो अपने शेयर्स बाई बैक कर सकती हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर रिजर्व एंड सरप्लस उनके पास है तो वो बाई बैक करें, बट अगर उनके पास में होता है तो वो बाई बैक करती हैं। बाई बैक करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि एक बेनिफिट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा जिससे शायद ही जनरल पब्लिक अवगत है कि बाईबैक करने का मेन कंसर्न ये रहता है कि वो जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनके शेयर प्राइस में वो घटाना चाहते हैं, वो कम करना चाहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में जो प्रमोटर्स हैं या एफआईआईज हैं और डीआईआईज हैं वो कभी भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर उन्हीं शेयरों में बहुत बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा होती है। अब जब पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है तो वहाँ पे पब्लिक ही ट्रेडिंग कर रही होती है, ना प्रमोटर्स ट्रेडिंग करते हैं, ना एफआईआई ट्रेडिंग करते हैं, ना डीआईआई ट्रेडिंग करते हैं। और अगर बाई एनी चांस किसी गवर्नमेंट संस्था के पास में उसके शेयर्स हैं तो वो भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में फ्लक्चुएशंस कम हो जाती हैं। अगर किसी कंपनी ने शेयर्स बाईबैक किए तो इट इज़ फॉर दी पीपल हु आर इन्वेस्टिंग, उनके बेनिफिट के लिए होता है वो। तो अल्टीमेटली बायबैक इसलिए किया जाता है कि अगर वो कोई भी कंपनी चाहती है कि अगर हमारे शेयर ट्रेडिंग में फ्लक्चुएशन कम हो तो हम बायबैक कर लेते हैं। और भी रीजंस है जो कंपनी ऐसा क्यों करती है? हम कैसा माने सर इसको? एक पॉजिटिव साइन माने या नेगेटिव साइन माने? एक्जैक्टली, इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। मेरा मानना ये है कि जब भी फ्लक्चुएशन होगी किसी भी चीज़ में, इनफैक्ट मार्केट में हो या किसी भी स्क्रिप्ट में हो, तो अल्टीमेटली उसका डाउन ट्रेंड शो करती है। जहाँ पे डलनेस होगी, फ्लक्चुएशन कम होगी, वो स्ट्रेंथ को दिखाती है। तो जब भी आप देखते हैं कि अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड आया हुआ है तो बड़े बड़े मूव्स आते हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। लेकिन अब अगर मार्केट फर्मली रन कर रहा है, अपसाइड जा रहा है, तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी कैंडल से मार्केट अपसाइड जाता है। ओके, इसके अलावा सर जैसे कि हम देखते हैं कि जब कंपनी अपना बायबैक ऑफर लाती है तो वो अपने करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा में खरीदती है। Am I right सर? यही होता है। बिल्कुल। अगर किसी का प्राइस 500 रुपए चल रहा है तो कंपनी उसे 530, 40, 50 जो भी उनका क्राइटेरिया है, तो ये किस तरीके से सर आगे चल के उस स्टॉक के प्राइस को इफेक्ट करता है? सी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर मान लीजिए कि वो करंट प्राइस से एप्रिशिएटिंग प्राइस नहीं दे रहे हैं तो हु विल पार्टिसिपेट ऑन दैट बायबैक? कोई नहीं बायबैक पे पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। और जब वो देते हैं एप्रिशिएटिंग प्राइस, वो 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, 20% होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है वो कितने परसेंट हो। और वो एक एनालिसिस करते हैं कि अगर हम मार्केट में ये चीज़ बाई करने जाएंगे तो इतने परसेंट ऊपर में मिलेगी, क्योंकि वो 1-2% की स्टेक तो ले नहीं रहे हैं मार्केट में, है ना। तो अगर आप देखोगे कि बाईबैक का जो प्राइस है वो अपसाइड रहता है, जितना ज़्यादा अपसाइड रहता है उतने ही लोग जल्दबाजी में बाईबैक लगाते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि भाई हाँ ठीक है, चलो आज मेरा प्राइस 500 रुपये का मार्केट में चल रहा है और वो 600 रुपये में बाईबैक कर रहा है, तो एटलीस्ट हम 600 रुपये में अपने जितने भी शेयर्स मेरी एलिजिबिलिटी आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम दे दें। तो आप ओवरऑल ये समझिए कि बाईबैक हमेशा ही अपर एंड पे ही आएगा। अगर अपर एंड पे नहीं आता है तो वो बाईबैक फुलफिल नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें कैटेगरी डिफाइन करते हैं कि अगर रिटेल कैटेगरी है तो रिटेल कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को कितना बाईबैक, उनको थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं कि रिटेल कैटेगरी का जो पर्सन है उसको बाईबैक में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने के चांसेस रहते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देते हैं। तो सर इसमें अगर हमें पार्टिसिपेट करना है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से हम कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई भी कंपनी बायबैक करती है और आपका मन भी है उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखने का, तो सिंपल सी बात है कि आपको पार्टिसिपेट तो 100% करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास में 100 शेयर हैं तो आपके 100 शेयर
पूरी कंपनी बायबैक नहीं कर रही है, मे बी हो सकता है उसका कुछ पार्ट कर रही हो, तो आपकी एलिजिबिलिटी 8, 10 शेयर, 20 शेयर, 25 शेयर, 50 शेयर, ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन 100% शेयर्स की एलिजिबिलिटी नहीं होगी। तो आपको पार्टिसिपेट तो करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि भाई ये मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा रहना चाहिए, तो आप एक तरफ बायबैक करिए और दूसरी तरफ मार्केट से प्राइस में खरीद लीजिए। अब मान लीजिए कि मैंने 500-600 का जो एग्जांपल दिया आपको कि 600 रुपये में कंपनी बायबैक कर रही है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके 100 में से 10 शेयर लेगी। तो 10 शेयर अगर 600 में ले रही है और आप 500 में बाई कर ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो आप 100 रुपये की प्रॉफिटेबिलिटी में हैं। आप शेयर्स मत बेचिए। अगर आपको कंपनी में अच्छी स्ट्रेंथ लगती है तो आप 500 रुपये में बाई कर लीजिए, जितने शेयर की एलिजिबिलिटी है, और उतने शेयर्स आप उनको बाईबैक में दे दीजिए। तो आपकी होल्डिंग इंटैक्ट रहेगी। और दूसरी चीज़ एक और भी है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाईबैक में कोई भी शेयर्स देते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी होता है। आपका वो ट्रेड ना तो लॉन्ग टर्म में जाएगा ना ही शॉर्ट टर्म में जाएगा। तो मतलब सब वो जो प्रॉफिट उसमें आएगा वो टैक्सेबल नहीं है? जी नहीं। वाओ, ये तो बहुत अच्छी चीज बताई सर आपने। जी। तो आपको बायबैक तो ज़रूर करना चाहिए। ओके, तो इसको सर अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं हम? बायबैक अप्लाई करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आज की डेट में। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके रजिस्ट्रार ऑनलाइन बायबैक का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस भी आजकल अपनी ऐप पे ऑप्शन देते हैं और आप वहाँ से जाके अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आप अपने शेयर्स को बायबैक करा सकते हैं। पहले टाइम पे जब चीज़ें ऑनलाइन नहीं थी तब हम लोग स्लिप भर के, जो भी बायबैक में एक डीमैट अकाउंट नंबर होता था तो वो स्लिप भर के हम लोग सबमिट कराया करते थे अपनी डिपॉजिटरी में, सो दैट कि उनके पास में शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन आज की डेट में बहुत सुविधा है। अब जैसे कि हम लोगों का एंजल वन के साथ में एसोसिएशन है, तो एंजल वन में ऐसी सुविधा है कि हम अपने सॉफ्टवेयर से जितना भी बायबैक भरना चाहें उतना भर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10 शेयर की है, 100 शेयर पे 10 शेयर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी भी बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 ही है तो 10 ही भर सकते हैं। आप 20 भी भर सकते हैं, 25 भी भर सकते हैं, जितना चाहें आप उतना भर सकते हैं। हम पूरा भी भर हम पूरा भी भर सकते हैं। लेकिन अब उसमें होगा क्या? मान लीजिए कि हम दोनों के पास में बायबैक का ऑफर आया, ठीक है, मेरा मन नहीं है या फिर मुझे नहीं बायबैक में अप्लाई करना है, या फिर XYZ रीज़न की वजह से मेरा टेन्योर जो टाइम था उस समय मैं नहीं भर पाया बायबैक को, तो क्या होगा कि अगर आपने ज़्यादा भरा हुआ है तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आपके 10 शेयर की जगह वो आपको मेरा पार्ट 10 शेयर का भी दे दें, या 2 शेयर का मेरा पार्ट दे दें, या 5 शेयर का मेरा पार्ट दे दें। तो अगर आप ज़्यादा भरेंगे तो आपको चांसेस हैं कि 10 की जगह आपके 11, 12, 15 जितने भी शेयर्स आपके वो बायबैक कर सकते हैं। हमारे जैसे शेयर होल्डर जो होंगे जिन्होंने बायबैक नहीं भरा है, उनका बेनिफिट उन शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा जिन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी से ज़्यादा बायबैक के लिए अप्लाई किया। ओके, मतलब कंपनी को जितने शेयर्स चाहिए अब वो उतने शेयर्स बाय लेगी, चाहे वो भले ही 10 इन्वेस्टर से ले या 5 इन्वेस्टर से बिल्कुल, वो उतने शेयर्स उठा लेगी। जैसे IPO में होता है ना जी। IPO में क्या होता है कि IPO में 1 करोड़ शेयर्स का IPO है और 10 करोड़ की एलिजिबिलिटी है, तो प्रोपोर्शनेटली बांटते हैं। इसी तरीके से अगर बायबैक का ऑफर उन्होंने दिया है 1 करोड़ शेयर का, तो उन्हें मार्केट से 1 करोड़ शेयर लेने। अब ये बात और है कि अगर 1 करोड़ का एप्लीकेशन नहीं आया उनके पास में, कम का एप्लीकेशन आया, तो जितना जितना आया सबको उतना उतना दे देंगे। सर यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी कंपनी का बायबैक अनाउंस होता है, तो अगर वो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है और हम चाहते हैं कि हमें बायबैक का फ़ायदा मिले, तो हम कितना टाइम पहले उसे खरीदें? एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट आप कर सकते हैं। देखिए इसमें एक रिकॉर्ड डेट होती है, रिकॉर्ड डेट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन होता है। अब मान लीजिए कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं कि आज उन्होंने रिजल्ट दिया, रिजल्ट के साथ में उन्होंने बायबैक अनाउंस कर दिया और उन्होंने रिकॉर्ड डेट पीछे की जो डेट पास्ट में बीत चुकी है वो डेट रख दी। तब उस समय तो आप बेनिफिट नहीं उठा सकते अगर आपके पास में होल्डिंग में नहीं है। लेकिन अगर आपकी डेट रिकॉर्ड डेट जो है वो आगे की है, तो आप उस बीच में आप अपने पोर्टफोलियो में उस शेयर को आप हिस्सा बना सकते हैं और वहाँ से बायबैक का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन कभी भी न्यूज़ आती है बायबैक की या किसी भी चीज़ की, तो उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही मार्केट में रिएक्शन आ जाता है और प्राइसेस उसके अकॉर्डिंग हाई साइड पे चले जाते हैं। तो सर क्या ऐसा भी होता है कि जब कंपनी बायबैक अनाउंस करती है
तो वहीं से उसका प्राइस क्या जंप करना शुरू कर देता है, ऐसा देखिए कुछ होता कोई भी है? न्यूज़ आएगी अगर मार्केट में तो मार्केट उसको एंटिसिपेट तो करेगा ही करेगा। तो बेटर तो मैं यही कहूँगा कि आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही है। अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि इसमें बायबैक आने वाला है, जैसे कि हर 2-3 साल में टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो अपना बायबैक लाती है, ठीक है? नेस्ले एक ऐसी कंपनी है जो अपना बायबैक लाती है। तो उनको अपने पोर्टफोलियो का आप हिस्सा बना के रखिए जिनमें भी बायबैक आ सकता है और आपको लगता है कि अच्छी कंपनीज़ हैं और इनके पास में रिज़र्व एंड सरप्लस हमेशा मौजूद रहता है, तो आप उन कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे सर हम एक चीज़ ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो कंपनीज़ बायबैक कर रही हैं, क्या हम उन्हें एक अच्छी गुड कंपनीज़ में काउंट कर सकते हैं मतलब? मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि ये जो मार्केट है ओवरऑल 3 चीज़ों पे चलती है, ठीक है? एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है, ठीक है? तो क्या वो सारी कंपनीज़ के बिज़नेस ठप हो रहे हैं, इस वजह से गिर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो सेंटिमेंट्स हैं मार्केट के, इस वजह से मार्केट में प्राइस गिर रहा है। तो प्राइस मूव करने के 3 पैरामीटर्स हैं। अब तीनों पैरामीटर्स में कोई भी चीज़ अगर नेगलेक्ट करेगी, नेगेटिव होगी तो वो मार्केट में प्राइस नीचे जाएगा और अच्छी होगी तो ऊपर जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आप कंपनी को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आप ये पाएँगे कि अगर कंपनी अच्छी है तो आपको बिल्कुल बायबैक के लिए जाना चाहिए और उन कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी पोर्टफोलियो की शान बढ़ाएँगे। थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी बायबैक के बारे में बताया। तो हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो नए हैं या जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा शेयर है किसी कंपनी का और वो कंपनी अगर अपना बायबैक अनाउंस कर रही है, तो आप उसमें ज़रूर से पार्टिसिपेट करिए। और जैसे कि सर ने बताया कि किस तरीके से आप बायबैक में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसे करंट प्राइस पे दोबारा भी खरीद सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पोर्टफोलियो में रहे। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम ऐसे वीडियोस एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपलोड करते हैं हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और वीडियोस बनाएं तो हमें टॉपिक शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर वीडियो बनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वॉइस, वॉच इट राइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।